गुड इवनिंग बच्चों, मैं हिंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल व्यस्तता के कारण और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कल मैं क्लास नहीं ले पाया, जिसके लिए मुझे खेद है। आज मैं पुनः अपने वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें लक्ष्य क्लासेस के नाम से, जिसपे हम अपने सारे मैटर को, सारे पीडीएफ को रोज भेजते रहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बच्चों, यहाँ पर स्टूडियो में काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि शाम वाली क्लास मेरी रहे या ना रहे, ये पॉसिबिलिटी बाद में देखी जा सकती है, लेकिन ये क्लास मैं कंप्लीट करके हर हाल में जाऊंगा। और मैं आज के दिन सभी माताओं को मातृ दिवस की, मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे यही आशीर्वाद चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और जल्दी से जल्दी हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में भी कामयाब बने। आइए, मैं अपने आज के जो फोकस पॉइंट है मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने उस दिन जो बात की थी आपसे, मैंने जो उस दिन बात की थी, स्ट्रेटजी की बात की थी, और उस स्ट्रेटजी में मैंने सारी चीजों को डिवाइड किया था, बांटा था, कहां से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे कम ध्यान देना है, इन सब बातों पे चर्चा की गई थी। मैं 2 मिनट के लिए उस पर पीछे जाना चाहूंगा और आपसे कोई दो तीन बातें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले, मैंने उस दिन जो आपको एक टेबल के माध्यम से चीजों को सिखाया था, बताया था, उसमें मैंने एक पॉइंट ये डाला था कि इस भर्ती का फोकस बिंदु क्या होगा, मूल विधि के अंतर्गत इस भर्ती का फोकस बिंदु क्या होगा। तो मैंने उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बाकी कानूनों की चर्चा की थी। तो बच्चों, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन 15 तक आने की उम्मीद है और उसके बाद ही सारी चीजें अच्छी तरह से स्पष्ट होंगी। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, मेरा आपसे इतना बोलना है कि हम जो ये दो पोर्शन हैं आपके भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये दोनों मेजर एक्ट के अंतर्गत आते हैं और इनमें सेक्शंस हैं। अगर मैं यहां से आपको शुरुआत कराऊंगा तो सेक्शन अगर अभी से आप याद करना शुरू करेंगे तो हो सकता है एग्जाम टाइम तक भूल जाएं। इसलिए मैं इन दोनों को भी मैं ब्रेक करूंगा, और लास्ट टाइम में मैं सारी चीजों को आपको अच्छे से लर्न कराऊंगा, अच्छे से नोट्स दूंगा। तो इन दोनों को मैं पहले ब्रेक करके मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं आज टॉपिक की, वो आपका महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में विधिक प्रावधान है, और जिसमें आज मेरा पहला टॉपिक होगा, आज मदर्स डे के अवसर पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो मैं आज इस टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन करूंगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसके सेक्शन समझाऊंगा, सारी बातों को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आज जो हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम से होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोविजन एक्ट, और इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो खास बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सेक्शन है, उन पे मैं आज एक प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा कि दहेज एक्चुअल में है क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो बच्चों, ये एक ऐसी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसका उद्गम प्राचीन काल से ही हुआ है। जैसे हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में हमने देखा है कि इतिहास के जो आपके भारतीय समाज का जो एक प्रतिष्ठित काल था, ऋग वैदिक काल, जिसको महिलाओं के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काल माना जाता था, इस काल से ही दहेज की जो है प्रथा विद्यमान थी, लेकिन इसको स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक भाग माना जाता था, एक बुराई के रूप में इसको नहीं लिया जाता था। जैसे कन्या की विदाई के समय जो पिता के द्वारा जो सामान दिया जाता था, उसको वहतु के नाम से जाना जाता था, और ये विदाई का सामान जो है वर्तमान समय में दहेज के रूप में प्रचलित हो चुका है। तो मेरा यह बताने का उद्देश्य नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में खराबी थी। ऋग्वैदिक काल
भारतीय स्त्रियों के लिए सबसे उन्नत काल माना जाता है। लेकिन जैसे इसकी जड़ें जो हैं वो आपके ऋग्वैदिक काल से ही मानी जा सकती हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय इसका जो नाम था उसका नाम था वहतू। तो ये जो आपका वहतू से स्टार्ट हुआ, वर्तमान समय में ये दहेज के नाम से, डॉरी के नाम से जाना जाता है। जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इस दहेज प्रथा को, रोकने के लिए 1959 में ही अधिनियम लाने की कोशिश की गई थी। 1959 में ही अधिनियम लाने की कोशिश की गई थी, परंतु यह अधिनियम पारित नहीं हो सका था। 1959 में ही दहेज से संबंधित अधिनियम लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। इसके बाद 20 मई 1961 को अंततः जवाहरलाल नेहरू के ही शासनकाल में यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। तो 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित हुआ था और इसको लागू करने की जो डेट है वो है 1 जुलाई 1961। वो लागू करने की डेट है 1 जुलाई 1961। मैं पुनः रिपीट करूंगा, 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रयास किया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हुआ। 1961 में 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित किया गया और 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य था दहेज प्रथा को रोकना, दहेज की मानसिकता को रोकना, और उसमें सरकार की तरफ से जो योगदान था कि एक कड़े कानून के द्वारा इस प्रथा को रोका जाए। तो इस कानून के बारे में और जो भी बातें हैं उन पे मैं चर्चा करूंगा, और उनके लिए मैंने एक बढ़िया सी पीपीटी बनाई है जो मैं आपको क्लास के बाद पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा, और उसके हर एक पॉइंट को मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम की मुख्य बातें क्या हैं, ठीक, जिसको मैंने पहले डिस्कशन किया कि दहेज प्रथा को समाप्त करने और दहेज प्रथा की मानसिकता को कमजोर करने के उद्देश्य से वर्ष 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। ठीक, इस पे मैंने चर्चा की है। इसके पहले भी वर्ष 1959 में अधिनियम लाया गया था, परंतु पारित नहीं हो सका था। 1959 में यह अधिनियम को पारित करने के लिए प्रयास किए गए थे, परंतु यह अधिनियम पारित नहीं हो सका था। पुनः 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ही शासनकाल में यह अधिनियम पारित किया गया। 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित किया गया था और अंततः 1 जुलाई 1961 को इस अधिनियम को पूरे देश में लागू किया गया। तो यह जो प्रयास किया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इन्होंने 20 मई 1961 को यह पारित करवाया और अंततः 1 जुलाई 1961 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की क्या खास बातें हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस अधिनियम में कोई भाग नहीं है। ठीक, इस अधिनियम में कोई भाग नहीं है। ठीक, इसका मतलब इस अधिनियम में कोई पार्ट नहीं है। इस अधिनियम में टोटल धाराएं की संख्या है 10 और हर एक धारा पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो धारा 1 सेक्शन 1 ये क्या कहती है? संक्षिप्त नाम विस्तार क्षेत्र प्रारंभ, शॉर्ट नेम विस्तार एक्सपेंशन एवं प्रारंभ। बच्चों, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सारी चीजें पीडीएफ के माध्यम से मिलती रहेंगी। बस आप समझने का प्रयास करिएगा, हमारी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, जैसे सेक्शन 1 में कहा गया कि संक्षिप्त नाम, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो इसका संक्षिप्त नाम है
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक, विस्तार क्षेत्र आपका जो है, विस्तार क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है, इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। और इसके प्रारंभ होने की डेट क्या है? 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 को यह प्रारंभ हुआ था, यह पूरे भारत में लागू हुआ था। तो धारा 1 सेक्शन 1 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और प्रारंभ होने की तिथि को इंगित करती है। संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र, प्रारंभ, शॉर्ट नेम, एक्सपेंशन एंड स्टार्ट। आते हैं इसकी धारा 2 पे। धारा 2 पे दहेज की परिभाषा दी गई है, दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की परिभाषा अगर एक शब्दों में कहा जाए, संपत्ति या मुद्रा का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेन देन ही क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। संपत्ति मुद्रा का आदान प्रदान, गिव एंड टेक प्रॉपर्टी एंड मनी, गिव एंड टेक प्रॉपर्टी एंड मनी। ठीक, संपत्ति मुद्रा का आदान प्रदान, गिव एंड टेक ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी। संपत्ति में देखिए 2 प्रकार की संपत्तियां हैं, संपत्ति में 2 प्रकार की संपत्तियां हैं। जैसे हम लोग एक संपत्ति को कहते हैं चल संपत्ति, ये बच्चों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। दूसरी है आपकी अचल संपत्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, और अचल संपत्ति को बोलते हैं नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। चल मतलब चलने वाली, ऐसी प्रॉपर्टी जो चलायमान हो उसको चल संपत्ति के अंतर्गत माना जाता है। जैसे गाड़ी वगैरह किसमें आती है? चल संपत्ति में आती है। अचल संपत्ति जो चलायमान ना हो, जो आपका नॉन मूवेबल होता है, जैसे आपके इसमें मुद्रा आती है, घर आता है, ठीक है, गहने वगैरह आते हैं, इनको अचल संपत्ति के अंतर्गत माना जाता है। मुद्रा आप सभी लोग जान रहे हैं, तो इनमें से किसी भी चीज का आदान प्रदान होगा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो वो आपका दहेज की परिभाषा या दहेज के अंतर्गत आता है। और देखिए इसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, इसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, और इस कॉलम में देखिए मैंने 3 कंडीशन लगाई है। इस कॉलम में मैंने 3 कंडीशन लगाई हैं। वो कंडीशन क्या है? विवाह से पहले, विवाह से पहले दहेज की परिभाषा कब मान्य होगी? विवाह से पहले, बिफोर मैरिज, विवाह के दौरान, विवाह के बाद, बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज का मतलब क्या हुआ? शादी से पहले अगर संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है तो भी दहेज की परिभाषा के अंतर्गत वो दहेज है। ठीक, विवाह के दौरान, जब शादी हो रही होती है, विवाह के समय अगर संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान होता है तो वो विवाह दहेज के अंतर्गत आता है। नंबर 3 विवाह के बाद, नंबर 3 विवाह के बाद मतलब अगर शादी के बाद भी मुद्रा और संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है तो ये तीनों कंडीशन में यदि संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है तो ये आपका दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और इस परिभाषा का वर्णन धारा 2 में सेक्शन 2 में किया गया है। तो ये 3 कंडीशन हैं जो बताती हैं कि अगर इन तीनों कंडीशन में संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है तो वो दहेज के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए इसमें एक कंडीशन लगी है, इसमें एक कंडीशन लगी है जो भी मैंने चर्चा की है कि यह आदान प्रदान विवाह के एक पक्षकार, पक्षकार मतलब फर्स्ट पार्टी, यह आदान प्रदान विवाह के एक पक्षकार फर्स्ट पार्टी के द्वारा दूसरे पक्षकार सेकंड पार्टी के बीच होता है, दूसरे पक्षकार के बीच में होता है। तो एक ओवरऑल इसका क्या मतलब निकला कि आदान प्रदान होगा, किसका होगा? संपत्ति और मुद्रा का होगा। दहेज की परिभाषा के अंतर्गत वो आएगा। ये आदान प्रदान कब हो रहा है? विवाह से पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद। अगर इन तीनों परिस्थितियों में संपत्ति मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में हो रहा है, तो ये दहेज माना जाएगा, डाउरी के अंतर्गत आएगा। तो ये डाउरी प्रोविजन एक्ट इस पे लागू होगा। सेक्शन 2 के द्वारा ये दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें देखिए मैंने कुछ नोट बताए हैं, नोट बनाए हैं। ठीक, मैंने इसमें कुछ नोट बनाए हैं और ये नोट कहता क्या है? ये नोट कहता क्या है? बच्चों जितनी भी मैं नोट आपको दूंगा, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं जो हमारी नोट पॉइंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको आप अच्छे से लर्न करिएगा। अभी कुछ भी मत लिखिए, अभी कुछ मत लिखिए। अभी जब मैं क्लास खत्म कर दूंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगा और सभी बच्चे
इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े जाएं, लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, और जितनी भी क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे मूल विधि संविधान की होगी, चाहे करंट की होगी, सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। देखिए इसमें मैंने कंडीशन बनाई है, कंडीशन नंबर 1, विवाह के एवज में किया गया वादा, प्रॉमिस, समझौता दहेज के अंतर्गत आता है। मतलब यदि शादी कर रहे हैं आप, और शादी करने से पहले अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, संपत्ति या मुद्रा के आदान प्रदान का कोई प्रॉमिस किया है, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कोई ऐसा वादा किया है जिसमें आप ये कहें कि मैं शादी के बाद मैं आपको संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान करूंगा, तो वो आपका दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सेक्शन 2 काम करेगा, दहेज माना जाएगा। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा कि दहेज विवाह के एवज में किया गया वादा या समझौता दहेज के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2 से सारे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया पॉइंट नंबर 2 में, नोट 2 में देखिएगा, मुस्लिम विवाह के समय होने वाली मेहर की रस्म, मुस्लिम विवाह के समय होने वाली मेहर की रस्म, जिसे ब्राइड वेल्थ बोलते हैं, जिसे महूर या डॉवर के नाम से भी जाना जाता है, दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, दहेज के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। मेहर रस्म, या जिसे मेहर कहते हैं, महूर कहते हैं, डॉवर कहते हैं, उनको दहेज की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ये है क्या? मुस्लिम विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को एक निश्चित रकम या निश्चित संपत्ति को दिया जाता है, जिसे मेहर रस्म के लिए मेहर रस्म कहा जाता है। ये दहेज के लिए बढ़ावा नहीं होता है, ये कोई दहेज नहीं माना जाता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, आर्थिक सुरक्षा होती है, जो वर के द्वारा वधु पक्ष को दी जाती है या वधु को दी जाती है, इसे मेहर रस्म कहते हैं। तो इसको दहेज के अंतर्गत नहीं माना जाता है। मुस्लिम विवाह के समय होने वाली मेहर की रस्म, ब्राइड वेल्थ, जिसे महूर या डॉवर के नाम से भी जाना जाता है, दहेज के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। ये कई बार चीजें, ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न कई बार आए हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दहेज की उत्पत्ति मांग से ही शुरू हो जाती है, डिमांड से ही। आप सामान दें या न दें, अगर आपने मांग कर दी है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मांग कर दी है, तो वो दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये 3 पॉइंट बच्चों याद रखिएगा। विवाह के एवज में किया गया वादा या प्रॉमिस, अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी के बदले कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें संपत्ति का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो दहेज के अंतर्गत आता है। मुस्लिम विवाह के समय होने वाली मेहर की रस्म दहेज नहीं मानी जाती है, बिल्कुल नहीं मानी जाती है। और दहेज की उत्पत्ति मांग से शुरू होती है। दहेज की उत्पत्ति किससे शुरू होती है? मांग से शुरू होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, आज कोई भी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आज सिर्फ पढ़िएगा। ये सारी चीजें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं जो आपको समझा रहा हूं, सब पीडीएफ में जाएगा। ठीक, आप इसको जो है एक बार इसको अच्छे से लर्न करिएगा। बहुत ही आसान एक्ट है, पहला एक्ट है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, और सबसे आसान एक्ट में से एक है। ठीक है, 10 धाराएं हैं, 10 धाराओं को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये ऐसा पॉइंट मैंने आज के दिन उठाया है कि जिसमें कि हमारा हर एक परिवार कहीं ना कहीं से जुड़ा है। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मेरे मन में हमेशा रहती है, बचपन से रहती है, कि जैसे दहेज के नाम पर अगर कोई इमेज आती है कि दहेज की मांग किधर से हो रही है, तो हमेशा एक पुरुष पक्ष का चेहरा सामने आता है। ठीक, और इस बात को मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। जैसे कोई पुरुष अगर शादी करता है तो उसके यहाँ बहू आती है, ठीक, लेकिन वो अपनी बेटी को भी विदा करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष और महिला, ये दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं, ये दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर हमारे परिवार से बहू आ रही है हमारे परिवार में, तो हमारे परिवार से बेटी भी जा रही है। इस समस्या से सभी ग्रसित हैं और सभी पक्ष इसमें शामिल हैं, और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है जिसको हम सबको मिलकर के दूर करना है। आइए अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3, अगर आपने दहेज मांग लिया है तो, ठीक, इस धारा में सेक्शन नंबर 3 में अगर आपने दहेज मांग लिया है तो, दहेज प्राप्त कर लिया है तो इस धारा में दहेज के लिए दंड या शास्ति मीन्स होता है पनिशमेंट, ठीक, का उल्लेख किया गया है। अगर दहेज प्रूफ है तो इस प्रूफ होने के बाद, दहेज के प्रूफ होने के बाद आपको कौन से दंड मिलेंगे, कौन सी शास्ति मिलेगी, इनका उल्लेख आपका सेक्शन 3 में है, धारा 3 में है। ठीक, इनमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर आपको दहेज प्रूफ हो जाता है तो आपको कम से कम सजा 5 वर्ष होगी।
इससे पहले इससे कम की सजा नहीं होगी। मतलब दहेज प्रूफ होने पर दहेज अगर न्यायालय सिद्ध घोषित कर देता है तो आपको सजा कम से कम जो है 5 वर्ष से कम नहीं होगी और आपको फाइन लगेगी कम से कम 15,000 तक। 15,000 तक आपको अर्थदंड हो सकता है। ठीक, 5 वर्ष की सजा और 15,000 तक अर्थदंड, ये आपके दहेज के प्रूफ होने पर आपको लग सकता है। इसके साथ ही जितना भी दहेज दिया गया है, जितना भी दहेज दिया गया है वो आपको वापस करना होगा। ये 3 आपके पनिशमेंट हैं, 3 आपकी शास्ति है और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि सजा 5 वर्ष से कम नहीं होगी, अर्थदंड 15,000 तक हो सकता है और जितना दहेज दिया गया है वह अपना वापस करना होगा। ठीक, सेक्शन 3 और देखिए नीचे सेक्शन 4 भी है। अभी सेक्शन 4 पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये दहेज के प्राप्त होने पर, ये दहेज के सेक्शन 3 जो है दहेज के प्राप्त होने पर लगने वाला दंड है। दहेज के प्राप्त होने पर लगने वाला दंड है। ठीक, सेक्शन 4 में दहेज की मांग पर दंड है, मतलब वो डिमांड पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें हम दहेज को क्या कर रहे हैं, दहेज के प्राप्त होने पर ये दंड है 5 वर्ष की कारावास कम से कम, 15,000 फाइन और आपको जितना भी सामान आपने दिया है वो सामान आपको वापस करना होगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हैं सेक्शन 3 से, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं धारा सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 यह कहता है कि दहेज की मांग पर दंड शास्ति का विवरण है। सेक्शन 4 में दहेज की मांग पर, जैसे ये भी सेक्शन 3 हमने जो आपको बताया वो दहेज मिलने पर है, दहेज प्रूफ होने पर है, लेकिन जो सेक्शन 4 जुड़ा है आपका वो सिर्फ डिमांड पे है। दहेज सिर्फ डिमांड पे है, दहेज की मांग पे है। और उसमें क्या कंडीशन है, उसमें आपको कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है? पनिशमेंट नंबर 1, पनिशमेंट नंबर 1 है जिसमें यह कहा जा सकता है कि सजा आपकी 6 माह से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक होगी। अगर दहेज की मांग करते हैं तो आपको सजा 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक हो सकती है। इसके साथ फाइन कितनी है? अर्थदंड 10,000 रुपए है। ठीक, तो 2 पनिशमेंट है। यदि आपने दहेज की मांग को किया है, सेकंड पार्टी से किया है, तो आपको 6 माह से 2 साल तक कैद हो सकती है और फाइन लग सकता है कितना? 10,000 रुपए। ठीक, इसमें देखिए मैंने फिर नोट बनाया है। ठीक, फिर मैंने नोट बनाया है और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट कहता क्या है, धारा 4A के द्वारा दहेज के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने पर जेल कारावास 6 माह से 5 वर्ष तक हो सकता है। कितने माह तक? 6 माह से 5 वर्ष तक हो सकता है तथा अर्थदंड 15,000 तक हो सकता है। फाइन कितने तक हो सकती है? 15,000 तक हो सकती है। ठीक, दहेज का विज्ञापन मतलब क्या हुआ? समझने वाली बात यह है कि जैसे आपको फर्स्ट पार्टी कहती है कि चलिए हमारी बेटी बहन से आप शादी करिए, शादी के बाद हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, शादी के बाद हम आपको ये पैसे दे देंगे, या आप स्वयं किसी पार्टी से कहें कि हम आपकी बेटी या बहन से शादी कर रहे हैं और आप हमें शादी होने के बाद इतनी प्रॉपर्टी, इतना जो है सामान आप दीजिएगा और इसके लिए बाकायदा आप क्या जारी करवाते हैं? विज्ञापन कि हमें ऐसी शादी चाहिए। अगर इस प्रकार के विज्ञापन जिसमें दहेज का उल्लेख हो, संपत्ति और मुद्रा के आदान प्रदान का उल्लेख हो, तो धारा 4A के द्वारा इसको एक सजा मानी जाएगी, इसको एक अपराध माना जाएगा और इसकी सजा होगी कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक। तो विज्ञापन करना भी, दहेज से संबंधित विज्ञापन करना भी क्या है? एक आपका अपराध के अंतर्गत आता है और इसमें कम से कम 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक आपको सजा हो सकती है। ठीक, तो सेक्शन 4 आपकी दहेज की मांग पर दंड शास्ति का विवरण है और इसमें सजा कारावास 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। अर्थदंड जो है 10,000 रुपए तक का हो सकता है। धारा 4A के द्वारा दहेज के विज्ञापन पर रोक है और इसमें जो सजा है वो 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। ठीक, धारा 5। ठीक, ये धारा क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि दहेज लेने या देने के लिए
दहेज लेने या ले देने के लिए करार शून्य होगा, अर्थात दहेज लेने या देने संबंधित कोई भी वादा समझौता कानूनी रूप से मान्य नहीं है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि दहेज के रूप में किए गए समझौतों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ये सेक्शन 5 कहता क्या है? ये सेक्शन 5 कह रहा है कि यदि हम शादी के समय कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कोई प्रॉमिस करते हैं कि आप हमसे शादी करिए, हम आपको ये चीजें देंगे, और शादी के बाद अगर आप मुकर जाते हैं, शादी के बाद अगर आप मुकर जाते हैं तो आप इस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया इन्होंने हमसे शादी के लिए कहा था कि हम शादी करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी। ये आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। करार शून्य माना जाएगा, मतलब कोई भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी आप समझौता करते हैं कि शादी के बाद हमें ये चीजें मिले और शादी के बाद अगली पार्टी मुकर जाए तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में उपबंध सेक्शन 5 में किया गया है और इसको आगे आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये 5 सेक्शन हैं जिनको आप अच्छे से लर्न करिएगा। इनको मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार क्षेत्र प्रारंभ है। संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। विस्तार क्षेत्र इसका पूरे इंडिया में है। प्रारंभ होने की डेट आपकी 1 जुलाई 1961 है। ठीक, धारा 2 क्या कहती है? दहेज की परिभाषा है। धारा 2 क्या कहती है? दहेज की परिभाषा है। दहेज की परिभाषा एक लाइन में है, संपत्ति और मुद्दा का आदान प्रदान, गिव एंड टेक ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी इज कॉल्ड एज डाउरी। और इस धारा में 3 प्रकार की स्थितियों का भी वर्णन है। ठीक, अगर ये दहेज संपत्ति मुद्रा का आदान प्रदान विवाह से पहले हो रहा है, विवाह के दौरान हो रहा है, विवाह के बाद हो रहा है, तो इन तीनों कंडीशनों में संपत्ति और मुद्रा का आदान प्रदान दहेज के नाम से जाना जाएगा। और यह आदान प्रदान विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के बीच होता है। इसके बाद मैंने आपको नोट समझाया। नोट में हमने आपको बताया कि विवाह के एवज में किया गया कोई भी वादा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट आपका दहेज के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम विवाह के समय होने वाली मेहर की रस्म, जिसे महूर या डोवर के नाम से जाना जाता है, दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि दहेज की उत्पत्ति मांग से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मांग कर दी, आपने डिमांड कर दी, तो दहेज अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सेक्शन 3 में हमने बताया, इस धारा में दहेज के लिए 2 दंड या शास्ति का विवरण है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये दहेज जब प्रूफ हो जाएगा तब के लिए दंड है, और यदि दहेज की मांग होती है तो सेक्शन 4 में दंड है। दहेज अगर प्रूफ हो जाता है तो सजा या कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगी, मिनिमम 5 ईयर आपको सजा होगी। अर्थदंड जो है 15,000 तक हो सकता है। जितना दहेज दिया गया है वो वापस करना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने धारा 4 बताई जो दहेज की मांग पर, दहेज की डिमांड पर दंड या शास्ति का वर्णन करती है, क्या पनिशमेंट होगी। उसमें मैंने आपको बताया कि इस अगर मांग पे अगर आपको दंड मिल रहा है तो सजा या कारावास कम से कम 6 माह से 2 वर्ष तक होगी। अर्थदंड आपका 10,000 तक होगा। इसके बाद मैंने नोट के द्वारा एक चीज बताई कि धारा 4A के द्वारा दहेज के लिए विज्ञापन पर भी रोक लगाई है, इसमें भी सजा है, और यह सजा आपकी 6 माह से कितने वर्ष तक है? 5 वर्ष तक। और अर्थदंड आपका कितना है? 15,000 तक हो सकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सेक्शन धारा 5, यह धारा यह कहती है कि किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो आपने शादी के समय किया था, शादी के बाद अगर वो सेकंड पार्टी आपसे मुकर जाती है कि हम वो चीजें आपको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, तो आप इस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 धाराएं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे बीच में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।